हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री में जो हमारी दूसरी वीडियो है और ये रिलेटेड होगी कोल एंड पेट्रोलियम से। 8th क्लास का एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो यहाँ से हमने अभी जो एनालिसिस करी है उससे हमें पता लगा है कि हिमाचल प्रदेश टेट में यहाँ से भी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है और एक बेस बनाने के लिए भी ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि डिपेंड है किस पे, कोल एंड पेट्रोलियम। टॉपिक का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। अभी कोल एंड पेट्रोलियम की बात कर रहा है तो आइए जानते हैं क्या होते हैं कोल और पेट्रोलियम। सबसे पहले बात करते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज की। अब ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते क्या हैं? बोलता है रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अनलिमिटेड मतलब असीमित मात्रा में जो पाए जाते हैं, असीमित क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय मैन एक्टिविटीज़। और अगर आदमी या ह्यूमन बींग्स जितना भी यूज़ कर लें इनका, ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। और एग्जांपल्स हमारे पास जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट का जितना भी यूज़ करें हम कभी ख़त्म नहीं होगी। एयर है, हवा भी उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। अब आगे है हमारे पास यहाँ पे आएगा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज? ये कौन से रिसोर्सेज हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर इन नेचर इज लिमिटेड। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचर में लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि सीमित हैं। अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड। ये जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा एग्जॉस्ट होते हैं। क्या होते हैं? एग्जॉस्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे फॉरेस्ट हो गया। अगर फॉरेस्ट है हमारे पास, पेड़ पौधे वन है, अगर हम उनका यूज़ करेंगे, उनको काटेंगे तो क्या है, फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ है, पशु हैं हमारे पास, जितने भी जंगली जो भी हमारे पास जीव जंतु हैं उनका अगर हम उनको शिकार करेंगे, उनको मारेंगे तो क्या है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। मिनरल्स है, मिनरल्स में हमारे पास जो भी हमें ज़मीन के नीचे जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं, और अगर उनको भी हम यूज़ करेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कोयला है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब जो हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। कौन से हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, मतलब कि ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। आगे है दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे बनते हैं? कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। ये किस तरह से बनता है, किस तरह से इसका निर्माण होता है? तो ये होता है जब क्या है, रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब जो भी जीवित जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो उनका जो रिमेन्स होते हैं, डेड रिमेन्स, जैसे उनकी हड्डियां हो गई, उनके जो खाल हो गई, शरीर हो गया, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? ये सब चीज़ें मिलती हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अब ये कैसे बनते हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब एक और बात बोल रहा है कि दीज आर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल का मतलब होता है कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जब डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें क्या मिलता है? कोयला मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है। तो ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। आगे है कोल। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। तो कोल जो है कहाँ पे यूज़ होता है? खाना बनाने के काम आता है। ठीक है। और अर्लियर पहले क्या करते थे कि रेलवे इंजन्स में भी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था, स्टीम इंजन्स होते थे रेलवेज़ के। अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं सभी के सभी इंजन, डीजल से चलते हैं। ठीक है। लेकिन पहले के समय कोयले का यूज़ किया जाता था।
अब कोयला का और क्या यूज़ है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये कहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो थर्मल से मतलब कि ये कोयले का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, बिजली के उत्पादन के लिए। अब कोयला और कहाँ पे यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, तो ये फ्यूल की तरह यूज़ होता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में यह एक ईंधन की तरह यूज़ होता है। आगे है हमारे पास नेक्स्ट, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड areas due to natural process like flooding. These forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose and they sank deeper and deeper. Under high pressure and temperature, dead plants got slowly converted to coal. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ, धरती पर बहुत ही घने जंगल थे, बहुत ही घने जंगल थे। फिर नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे कि फ्लड हो गया और हम बोल सकते हैं भूकंप हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हुई, नेचुरल एक्टिविटीज़ हुई, उसके कारण क्या हुआ, ये फॉरेस्ट जो है वो ज़मीन के अंदर दब गए, ज़मीन के अंदर दब गए, मिट्टी के अंदर दब गए। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो इन पे और मिट्टी डिपॉजिट होती गई और मिट्टी जमा होती गई। और यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये फॉरेस्ट हैं, ये और गहरे होते गए और गहरे धंसते गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो गया। साथ में टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ प्रेशर भी हाई हुआ, प्रेशर भी हाई हुआ। और इसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर धंस गए थे, वही कोल में कन्वर्टेड हो गए। किसमें, वही कोल में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे पास कोयला बन गया। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन, कोल में क्या होता है, बहुत सारा कार्बन होता है। ठीक है, बहुत सारा क्या होता है, कार्बन होता है, यानी कि कोयला जो है वो एक कार्बन की ही फॉर्म होती है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब ये कार्बोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। कार्बोनाइजेशन क्या होती है, बोलता है कि स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो कार्बनाइजेशन क्या होती है, जो भी धीरे धीरे प्रोसेस है जिससे क्या है, जो डेड वेजिटेशन है, जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं जो ज़मीन के अंदर धंस गए थे, उनका कोयले में परिवर्तन होना ही कार्बनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कोक की। अब ये कोक क्या चीज़ है, ये पीने वाला कोक नहीं है। आप बोलेंगे जी ये कोको कोला, नहीं जी ये कोको कोला नहीं है। ये कोक क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। बोलता है इट इज़ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या है, एक हार्ड ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये एक तरह से प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, कोक कहाँ पे यूज होता है, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील की मैन्युफैक्चर करने में कोक का यूज़ होता है, और बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करने में भी कोक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद कोल टार। अब बात आ रही है कोल टार की। ठीक है, अब बात आ रही है कोल टार की। कोल टार क्या है, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये क्या है, एक काला है, थिक गाढ़ा लिक्विड है, गाढ़ा तरल है और अनप्लीजेंट स्मेल के साथ होता है। तो कोल टार क्या है, काला होता है दिखने में। ठीक है, एक थिक, बहुत ही थिक लिक्विड होता है और साथ में इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये कम से कम 200 सब्सटेंसेस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है। बोलता है प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड। कोल टार का यूज़ कहाँ होता है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस।
क्या है, बहुत सारे चीज़ों को के निर्माण में ये यूज़ किया जाता है। कौन? कोल टार। जैसे कि हम एवरीडे लाइफ की बात करें तो सिंथेटिक डाइज, जो डाइज होती हैं हमारी, उनके निर्माण में, ड्रग्स, दवाइयों के, एक्सप्लोसिव्स, एक्सप्लोसिव मतलब कि जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, विस्फोटक सामग्री हो गई, उसको बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मतलब कि जहाँ जो हम छत बनाने के काम में जिन चीज़ों को लाते हैं उनको बोलते हैं रूफिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल जिनसे हम घरों की छत बनाते हैं, तो वहाँ पे भी कोल टार का यूज़ होता है। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये नेफ्थलीन वाज यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। तो नेफ्थलीन यानी कि जो हमारे पास क्या होती हैं, जब हम कपड़ों में डालते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स, तो वो भी किससे बनती हैं? कोल टार से बनती हैं। नेफ्थलीन बॉल्स आर आल्सो मेड फ्रॉम कोल टार। कहाँ से बनती हैं? कोल टार से। नेफ्थलीन बॉल कोल टार से बनती हैं। और इनका काम क्या होता है? ये होता है, ये मॉथ्स और इंसेक्ट्स को भगाने के काम में आती हैं। तो नेफ्थलीन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और ये भी पूछा गया है कि नेफ्थलीन का यूज़ क्या होता है। तो हमारे पास रिपेल मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। तो देखो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री के, तो 20 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। अब कोल टार हमारे पास खत्म हो गया। कोल टार के बारे में हमने देख लिया। सिंथेटिक डाइज में यूज़ होता है, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल, और साथ में ही नेफ्थलीन बॉल्स जिनको हम फर्नेल की गोलियां भी बोलते हैं, उनके यूज़ के लिए भी कोल टार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बिटुमेन की। बिटुमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बिटुमेन का यूज़ क्या है। आइए देखते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यानी कि पेट्रोलियम से हमें मिलता है। इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। अब रोड्स बनाने के लिए पहले तो कोल टार का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कोल टार का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, कोल टार का। लेकिन अब क्या है, कोल टार की जगह किसने ले ली? बिटुमेन ने ले ली। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बिटुमेन इज यूज्ड फॉर, तो हमारे पास आंसर होगा फॉर मेकिंग रोड्स। ठीक है, और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारे पास आंसर होगा बिटुमेन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब ये पेट्रोलियम जो है वो किससे बनता है? ये बनता है ऑर्गेनिजम्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। अब देखो हमने कोल की बात कर ली। कोल किससे बनता है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे जब जमीन के नीचे क्या है, धंस जाते हैं, ठीक है, या फिर ज़मीन के अंदर आ जाते हैं, उनके ऊपर क्या है, सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, फिर वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो डेड मरे हुए पेड़ पौधे हैं, ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जो है वो किससे बनता है, वो बनता है ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, जो कि जीव समुद्र में रहते हैं, उनसे बनता है। आप आइए देखते हैं कैसे बनता है। बोलते हैं कि जब यह ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो समुद्र के नीचे जो है ये वरिड हो जाते हैं, धंस जाते हैं, ठीक है, समुद्र के नीचे जो है ये धंस जाते हैं। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layers of sand and clay। बोलता है कि जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो सेटल हो जाती है बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे सेटल हो जाती है, और इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स जम जाती हैं, किसकी? सैंड, रेत की, और क्ले, मिट्टी की। रेत और मिट्टी की बहुत सारी सतह जो है वो इनके ऊपर बन जाती हैं। फिर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, बहुत ही
वर्ष बाद, या फिर हम बोलेंगे कि मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत ही साल लग जाते हैं, मिलियंस के हिसाब से साल लग जाते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कमी, हवा की कमी। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ें हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किसमें, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो यही बात हमारे पास है कि जो हमारे पास जितने भी जीवित चीज़ें हैं कहाँ पे, समुद्र में, वो क्या है, मर जाती हैं, समुद्र के सबसे नीचे में चली जाती हैं, उनके ऊपर जो है वो रेत मिट्टी की लेयरें बन जाती हैं। और इनके साथ साथ में क्या होता है, रॉक्स भी होती हैं, ठीक है, रॉक्स भी होती हैं। और इन चीज़ों के बीच में जितना भी फैट मटेरियल होता है, ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं किन की प्रेजेंस में, एक तो हाई टेम्परेचर होगा, एक हाई प्रेशर होगा, और अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की कमी। और इस तरह से कंडीशन जब आ जाती हैं तो ये जो चीज़ें हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। तो देखो यहाँ पे कोल भी हमें पता लग गया कैसे बन रहा है, पेट्रोलियम का पता लग गया कैसे बन रहा है, नेचुरल गैस का पता लग गया कैसे बन रही है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन मुंबई हाई से पूछा जाता है। ये तो आर्ट्स में भी पूछा जाता है एज ए जीके जनरल नॉलेज, साथ में ही हमारे साइंस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बोलता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज, वेल मतलब कि ऑयल यानी कि तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया। ये कहाँ है, यूएसए में है। और ये कब खोदा गया, 1859 में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि 8 years लेटर यानी कि 1867 में क्या है, ऑयल वाज स्टक एट मैकुम इन असम। तो ऑयल कहाँ पे पाया गया, ऑयल कहाँ पे आया, असम में। असम में भी हमें देखने को मिला कि यहाँ पे भी नेचुरल ऑयल है, क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम पेट्रोलियम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑयल इज फाउंड इन असम, असम में भी ऑयल देखने को मिला, गुजरात में, और मुंबई हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई हाई, इसको आप नोट कर लीजिए, मुंबई हाई। एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अभी मुंबई हाई के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मुंबई हाई इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा स्थान है, तो वहां पे ऑप्शंस में मुंबई हाई होगा, तो हमें टिक लगाना है मुंबई हाई, ओके। नेक्स्ट है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड पैराफिन बैग्स। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये पेट्रोलियम की बात कर रहा है, पेट्रोलियम की बात कर रहा है। बोलता है कि पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है, पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है हमें पेट्रोलियम में देखने को मिलती हैं। तो ये सब क्या है, पेट्रोलियम के ही कंस्टिट्यूएंट्स हैं, इन सब को मिला के ही पेट्रोलियम जो है वो बनता है, ठीक है। अब उसके बाद है सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब जब पेट्रोलियम से हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर है। अब हमने उन कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो अगर हम पेट्रोलियम से क्या है, पेट्रोलियम गैस निकाल रहे हैं, या फिर पेट्रोल निकाल रहे हैं, या फिर डीजल निकाल रहे हैं, या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल निकाल रहे हैं, पैराफिन बैग्स निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाती है, रिफाइनिंग, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेचुरल गैस की। अभी नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है,
ठीक, क्यों? क्योंकि इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइप से, ठीक है, पाइप के बीच में ये एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंच जाती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बोलते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो उसको हम स्टोर कर सकते हैं हाई प्रेशर पे, और उसको कंप्रेस करके और उसको हम नाम देते हैं फिर CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है CNG की, फुल फॉर्म ऑफ CNG, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि CNG जो है वो कैसे बनती है, तो अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो बनती है। बोलता है CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। अब CNG का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पावर जनरेशन में भी, बिजली बनाने में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है। और ये क्या है? एक क्लीन फ्यूल है। अभी बात करते हैं हम, इट इज़ यूज एज फ्यूल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब ये यूज़ किया जाता है एज ए ईंधन कहाँ पे? जो भी हमारे पास व्हीकल है, जैसे गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जितने भी हैं, वहाँ पे एज ए फ्यूल भी इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि लेस पोल्यूटिंग है, ये बहुत ही कम पोल्यूशन करता है, या हम बोल सकते हैं कि नाम मात्र पोल्यूशन करता है। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल, तभी इसको क्या बोलते हैं? क्लीन फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है CNG के? बोलता है कि इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर बर्निंग इन होम्स। इसको हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए। फैक्ट्रियों में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इसको आसानी से पाइप्स के थ्रू जो है वो सप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे नेटवर्क्स जिसमें कि CNG को पाइपलाइंस के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, वैसे नेटवर्क्स कहाँ पे हैं? बड़ोदरा में है, जो कि गुजरात में है, जगह इंपॉर्टेंट है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली में भी है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये जो पाइप लाइन जो है वो बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल गैस। अब देख लेते हैं पेट्रोलियम के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब देखो, अब हम पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, जिसको हम LPG बोल देते हैं। इसका यूज़ क्या है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज़, घरों में एज ए ईंधन, खाना बनाने के काम आता है। इंडस्ट्रियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पेट्रोल, इंपॉर्टेंट है। मोटर फ्यूल, आपको पता है कि हमारे जो व्हीकल चलते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर आधारित होते हैं, तो मोटर फ्यूल हो गया। फिर एविएशन फ्यूल, यानी कि हवाई जहाज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। एविएशन मतलब जितने भी उड़ने वाली चीज़ें हैं उनको हम एविएशन में ले आएंगे। फिर सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और पेट्रोल जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है जब हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारे जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, उनकी ड्राई क्लीन होती है ना, तो वहाँ पे जो पेट्रोल है वो एज ए सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। आगे है हमारे पास केरोसिन ऑयल फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। तो केरोसिन का यूज़ कहाँ किया जाता है? फ्यूल, ईंधन, स्टोव के लिए ईंधन, लैंप्स में इसका यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, और साथ में ही जेट एयरक्राफ्ट्स, जो कि हमारे पास जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनके इंजन जो होते हैं वहाँ पे भी केरोसिन का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। अब उसके बाद है डीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं, आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो कहीं स्थानों पर जनरेटर का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? वहाँ पे यूज़ होता है डीजल। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में डीजल का प्रयोग किया जाता है एज ए फ्यूल। आगे है लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम है लुब्रिकेशन, ठीक है, जो फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करना। और फ्रिक्शन कैसे कम किया जा सकता है? लुब्रिकेशन से, और लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ होगा। उसके बाद है पैराफिन वैक्स। अब ये पैराफिन वैक्स कहाँ पे यूज़ होती है? ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन्स में, एक्सेट्रा। तो देखो, मोम का यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे कि हमें पता है कि स्टैचू बनाने में यूज़ किया जाता है मोम का, पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। कैंडल्स बनाने में, ठीक है, वैसलीन जो है हम यूज़ करते हैं सर्दियों में,
ठीक है, तो वहाँ पे भी पैराफिन वैक्स का यूज़ जो है वो होता है। उसके बाद है बिटुमिन। बिटुमिन का मैंने इंपॉर्टेंट काम आपको बता दिया, रोड सरफेसिंग, रोड बनाने के लिए बिटुमिन का यूज़ किया जाता है और साथ में ही पेंट्स में भी ये यूज़ होता है। यहाँ पे रोड सरफेसिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी और बात करते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, तो मेनली मीथेन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। साथ में ही इसमें क्या होता है, हमारे पास CH2 भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। 8% इथीन होती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 80 से 85% क्या होती है, मीथेन। तो नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। मीथेन गैस इज नेचुरल गैस। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब कोल प्रोडक्ट्स हैं, कोल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और साथ में पेट्रो प्रोडक्ट्स मतलब जो कि हमें पेट्रोलियम से रिफाइन करके मिलते हैं, वो जब क्या करते हैं, वर्न करते हैं, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट है किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके जलने से कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर होता सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एयर पोल्यूशन में पेट्रो प्रोडक्ट्स के कारण कौन सी गैस जो है वो एयर पोल्यूशन को प्रभावित कर रही है, तो वो फिर भी क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड। उसका आंसर क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर पूछा कि निम्नलिखित में से, या फिर ऐसा पूछा गया था भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो वहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो एक ऑप्शन में था और वही सही आंसर था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा, और साथ में आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिल रही होगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपका जो है वो बहुत ही सहायता करेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और साथ में हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।